सर बताएंगे, अभी जीएसटी जैसे लागू हो रहा है इंडिया में, लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं, तरह तरह की, व्यापारी भी डर रखे हैं। तो इसका उद्देश्य गवर्नमेंट का क्या था इसको लाने से, और पब्लिक को इससे क्या प्रॉफिट है, व्यापारी को क्या प्रॉफिट है, क्या है जीएसटी, ये एक बार थोड़ा समझा देते सर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ भारत सरकार 1 जुलाई 2017 से इसे एप्लीकेबल करने जा रही है। इट्स ए लार्जेस्ट टैक्स रिफॉर्म फॉर इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत की स्वतंत्रता के बाद का ये सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर का रिफॉर्म है, सुधार है। अभी तक अप्रत्यक्ष कर के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की लेवी इम्पोज कर रखी है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की लेवी इम्पोज कर रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रत्यक्ष कर के रूप में एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, सेवा कर, एवं स्टेट गवर्नमेंट ने वैट, विक्रय कर, प्रवेश कर, केंद्रीय विक्रय कर, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के टैक्सेस इम्पोज कर रखे हैं। जीएसटी के रूप में सरकार इन सभी टैक्सेस को एक जगह समाहित करते हुए एक एकीकृत कर व्यवस्था को लागू करने जा रही है। पूरे भारत देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर की एक सिंगल कर प्रणाली, जो पूरे भारतवर्ष पर एक साथ एप्लीकेबल होगी। हर वस्तु पर, हर सेवा पर एक ही कर की दर, यूनिफॉर्म टैक्स ऑल ओवर द इंडिया, अक्रॉस द इंडिया। इससे व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा, व्यापार करना बहुत सरल हो जाएगा। आज एक व्यापारी को यह नहीं मालूम कि उसकी वस्तु पर, उसके द्वारा दी जा रही सेवा पर किस राज्य पर क्या कर की दर लगेगी। अगर वो छत्तीसगढ़ में व्यवसाय कर रहा है तो उसे अलग तरीके के कर पे करने हैं। अगर वही वो अपना व्यापार किसी दूसरे राज्य में करना चाहता है तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टेट लॉज अप्लाई होते हैं, वहाँ पे कर की दर अलग है। तो व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। एक व्यापारी ऑल ओवर इंडिया अगर व्यापार करता है तो उसके द्वारा दी जा रही सेवा पर, उसके द्वारा विक्रय किया जा रहा है माल पर, कर की दर पूरे भारतवर्ष के लिए समान हो जाएगी। एक राज्य एक कर, ये प्रमुख उद्देश्य है जीएसटी को लाने का, और उसी के अनुसार से जीएसटी को लाया जा रहा है। दूसरा, अभी जो अप्रत्यक्ष कर की प्रणाली है, इसमें कर के ऊपर भी कर हम अदा कर रहे हैं। केंद्रीय कर के रूप में जो हमें उत्पाद शुल्क अदा करना पड़ता है, एक वस्तु निर्मित होती है, उस निर्मित माल के ऊपर मैन्युफैक्चरर जब उस मटेरियल को रिमूव करता है अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस से, उसके ऊपर वो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करता है। इस एक्साइज ड्यूटी को ये एक्साइज ड्यूटी वो वस्तु के बेसिक मूल्य के ऊपर चार्ज करता है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के रेवेन्यू का पार्ट है, केंद्र सरकार के पास चली जाती है। इस मटेरियल को जब वो किसी दूसरे स्टॉकिस्ट को या किसी दूसरे बिजनेसमैन को बेचता है आगे फॉरवर्ड सेल करने के लिए, तो इस बेसिक प्लस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट या सीएसटी चार्ज करता है। अब ये जो वैट और सीएसटी हमें देनी पड़ गई, ये बेसिक प्लस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर देनी पड़ गई। स्टॉकिस्ट इस माल को फिर अगेन किसी दूसरे डीलर को बेचता है, तो बेसिक प्लस एक्साइज प्लस सीएसटी, फिर अपना मुनाफा जोड़ करके जो उसके पास जो उसकी सेल वैल्यू डिटरमाइंड होती है, उसके ऊपर वो पर्टिकुलर उस स्टेट में वहाँ का वैट पे करता है। तो इस प्रकार से टैक्सेस के ऊपर भी टैक्स हमें देना पड़ रहा है। हमें एक्साइज के ऊपर भी सीएसटी लग गई, इस एक्साइज प्लस सीएसटी के ऊपर भी उस मटेरियल के ऊपर वैट पे करना पड़ गया। इस वजह से अलग अलग तरह की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की वजह से उस वस्तु की अल्टीमेट कॉस्ट जो कंज्यूमर को पहुंचती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे सिर्फ कर के बोझ की वजह से वो मटेरियल या वो सर्विस, दी गई सर्विस महंगी हो जाती है। तो टैक्सेस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसके बर्डन को कम करना भी जीएसटी को लाने का एक मुख्य उद्देश्य है। जीएसटी के अंतर्गत हर एक बिजनेसमैन को प्रीवियस स्टेज में वो जो जीएसटी उसने पे की उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा। यदि वो प्रांत बाहर से भी माल परचेस कर रहा है, इंटरस्टेट से भी कोई सर्विस वो रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर जो उसने जीएसटी पे की, जब वो उसको आगे अपने बिजनेस में आगे सेल करेगा, उस पर जो जीएसटी पे करेगा उसको पूरा क्रेडिट लेगा। प्रीवियस स्टेज का 100% क्रेडिट, ये जीएसटी का मेन फीचर है, मेन बेनिफिट है, जो जीएसटी के रूप में बिजनेसमैन को, बिजनेस सर्कल को मिल रहा है। जीएसटी लाने का मुख्य उद्देश्य है यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स अक्रॉस द इंडिया, वन नेशन वन टैक्स, एक सिंगल टैक्स सिस्टम। दूसरा, टैक्स क्रेडिट, जो भी व्यापारी बिजनेस कर रहा है अपनी आउटपुट टैक्सेबल लायबिलिटी के रूप में जो भी टैक्स पे कर रहा है, जो उसकी आउटपुट लायबिलिटी बन रही है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, माल के विक्रय के लिए, सेवा के विक्रय के लिए, उस पर उसने प्रीवियस स्टेज पे उसकी कॉस्ट के रूप में जो भी टैक्स उसने अपनी कॉस्ट पे किया है उसका 100% क्रेडिट मिल पाना, ये जीएसटी का मेन फीचर है जो व्यापारियों के लिए बेनिफिशियल है।
जीएसटी में कितने प्रकार के कर अब जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो इम्पोज की गई लेवी है उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर द मेडिकल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्ट, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, और इसमें विभिन्न प्रकार के सरचार्ज और सेस जो उन्होंने आरोपित कर रखे हैं, जैसे सर्विस टैक्स पे स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याणकारी सेस या अन्य दूसरे प्रकार के सेस। ये सभी जितने भी प्रकार के टैक्सेशन है ये अब सब एक टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स और लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे भी टैक्स लगा रखा है, और इसके में विभिन्न प्रकार के सरचार्ज और सेस अप्लाई होते हैं। ये सब जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। वैट और सेल्स टैक्स माल के विक्रय पर लगता है, सीएसटी माल के अंतर्राज्य विक्रय पर लगती है, इंटरटेनमेंट टैक्स ये बेसिकली सिनेमा हॉल वाले पे करते हैं सिनेमा के ऊपर, परचेज टैक्स क्रय कर है, ये भी विक्रय कर का ही पार्ट है जब वस्तु के अपंजित क्रय पे लगता है, लग्जरी टैक्स बेसिकली ये होटल्स वाले देते हैं, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग में से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर टैक्स आरोपित है। तो इस प्रकार के सारे कर जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर के रूप में आरोपित किए जा रहे हैं, अब ये सब एक ही टैक्सेशन सिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ कहलाएगा। कौन से टैक्सेस इसमें नहीं जा रहे हैं? इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी एक्साइज ड्यूटी और वैट जो अप्लाई होता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये जीएसटी रेजिम में जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। इनमें अभी जो प्रेजेंट एक्साइज और वैट की जो लेवी है वो कंटिन्यू रहेगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी रेजिम के अंतर्गत शामिल नहीं हो रहे हैं, जिस पर अभी जो वर्तमान जो कर प्रणाली है वो एज इट इज आगे भी लागू रहेगी। इसमें है पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल और क्रूड पेट्रोलियम, ये 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इन पे अभी जो वर्तमान में एक्साइज और वैट जैसा लग रहा है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये जीएसटी रेजिम में इन पे किसी प्रकार का अलग से और कोई कर भार नहीं आएगा। जो वर्तमान में कर व्यवस्था है वो इनके लिए चालू रहेगी। इसी प्रकार से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मानवीय उपभोग के लिए जो अल्कोहलिक लिकर लग रहा है उस पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट जो आरोपित करती है वो वैसे ही आरोपित करती रहेगी। वो भी जीएसटी रेजिम में लायबल नहीं रहेंगे। उन पर जो पुरानी कर व्यवस्था है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सरकार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी उस पर कंटिन्यू रहेगी। ये भी जीएसटी रेजिम के अंतर्गत नहीं जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर जीएसटी में किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। जो पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाती थी वो एज इट इज रहेगी। कोई मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लेती है। वो इंपोर्ट ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी के रूप में लगती है। वो एज इट इज जैसे पहले लग रही थी वो वैसे आगे कंटिन्यू रहेगी। वो भी जीएसटी रेजिम में नहीं आ रही। इंपोर्ट के बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा सरकार एक काउंटर वैल्यू ड्यूटी सीवीडी के रूप में लिया करती थी। उसकी जगह पर जरूर अब जीएसटी लगेगा। वो हमें अब आईजीएसटी के रूप में पे करना रहेगा। इसके अलावा टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, इमोरल प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, या किसी प्रकार के मिनरल्स या इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी टैक्स जैसे आरटीओ का व्हीकल टैक्स या मिनरल्स के ऊपर रॉयल्टी जो जैसे पहले लगा करते थे वो एज इट इज लगेंगे। वो भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आ रहा है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इस पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले लगा करती थी वो भी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा वो जीएसटी में भी लायबल रहेगा। तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक ऐसा सामान है जिस पर जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। इसके अलावा बाकी अन्य जितने भी प्रकार की गुड्स या सर्विसेज के केसेस हैं जहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज या हम दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर आगे अब जीएसटी लगेगा। जीएसटी किस प्रकार से लगेगा? अभी वर्तमान में हम सब जानते हैं कि यदि हम राज्य के भीतर क्रय विक्रय का व्यवसाय करते हैं तो उस पर राज्य का वैट लगता है, हमें वैट देना होता है। अंतर्राज्यीय विक्रय करते हैं तो हमें सीएसटी देना होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स देना होता है। आगे भी यदि हम विदिन स्टेट सप्लाई करेंगे तो अब वहाँ पे हमें जो टैक्स देना है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी कराएगा, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। जो जीएसटी की रेट सरकार ने अभी आरोपित कर रखी है, मान लीजिए अभी जीएसटी की दर किसी वस्तु पर 18% है तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी समान रूप से उस प्रांत के अंदर के ट्रांजेक्शन के ऊपर लगेगा। 9% सीजीएसटी देना होगा, 9% एसजीएसटी देना होगा। ये हमें अपने इनवाइस पे अलग अलग प्रदर्शित करना होगा माल के विक्रय पर या सेवा पर, और अलग अलग इसे चार्ज करना होगा।
CGST का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, SGST का फंड स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। जिस राज्य में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस स्टेट को उसका फंड मिलेगा। इसी प्रकार से यदि अंतर्राज्यीय सप्लाई में हम इन्वॉल्व होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की सेवा को प्रदाय किया जाता है या माल का विक्रय किया जाता है, तो वहां पर जो टैक्स लगेगा वो IGST कहलाएगा, इंटीग्रेटेड GST। तो इस प्रकार से प्रांत के अंदर के ट्रांजेक्शन के लिए CGST और SGST लगेगा और प्रांत के बाहर के ट्रांजेक्शन के लिए IGST लगेगा। IGST जो GST की जो दर है वो पूर्ण दर ही IGST के रूप में लगेगी। अगर किसी वस्तु पर 18% GST की रेट है तो IGST की रेट भी 18% रहेगी। तो इस प्रकार से जो भी ट्रांजेक्शन एक व्यापारी कर रहा है माल के विक्रय का या सेवा के प्रदाय का, उसमें 3 प्रकार के अलग अलग कर उसे आरोपित होंगे। प्रांत अंदर की ट्रांजेक्शन के ऊपर CGST एवं SGST लगेगा। प्रांत बाहर यदि ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, तो इन दैट केस IGST अप्लाई होगा, वहां पे उसे IGST चार्ज करके कलेक्ट करके पे करना है। तो 3 प्रकार की लेवी यहाँ पर आ रही है। IGST कुछ नहीं है, एक प्रकार का ये वॉश आउट टैक्स है। IGST जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य विक्रय किया जाएगा, वहाँ की जब जो भी बिजनेस एंटिटी उसे परचेस करेगी, इसका वो 100% क्रेडिट अपने आगे बिजनेस के लिए जो सप्लाई वो कर रहे हैं और कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे उसका वो क्रेडिट ले सकते हैं। और ये भी सरकार के पास से वो फंड ट्रांसफर होकर उस पर्टिकुलर राज्य में जो भी उसकी लायबिलिटी बन रही है वहाँ पे उस यूटिलाइज होकर के ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका फंड बेसिकली सरकार के पास नहीं जा रहा है, एक प्रकार से वॉश आउट टैक्स है। तो जो लेवी हमें लग रही है, प्रांत के अंदर के ट्रांजेक्शन के लिए SGST और CGST लग रहा है, प्रांत बाहर के ट्रांजेक्शन के लिए IGST लग रहा है। अब कहां पर सप्लाई विद इन स्टेट सप्लाई कहलाएगी और कहां सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक मुख्य प्रश्न यहां पर आता है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जो सर्विस सप्लाई कर रहा है, जो सप्लायर है उसकी लोकेशन क्या है, और जहां पे सप्लाई हो रही है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट में फॉल कर रहे हैं या एक स्टेट में एक यूनियन टेरिटरी में फॉल कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे, वहां पे IGST लगेगा। और यदि वो दोनों लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है, तो वहां पे CGST और SGST चार्ज होगा। कहां पे सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन स्टेट होगी और कहां पे सप्लाई इंटर स्टेट होगी, इसके सर्विसेज के लिए और गुड्स के लिए अलग अलग नियम है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गुड्स के लिए क्या नियम है। माल के विक्रय के केस में हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सप्लाई विद इन स्टेट सप्लाई है और इसलिए हमें CGST और SGST चार्ज करना है और IGST चार्ज करना है। माल के विक्रय के केस में लॉ में 5 प्रावधान बताए गए, 5 नियम है इसके। पहला, जहां पे माल का मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, माल को हम विक्रय कर रहे हैं और माल का मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस रेसिपेंट को डिलीवरी के लिए, जिसको हमने माल का विक्रय किया है, उसको डिलीवरी के लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स जिस जगह पर टर्मिनेट होता है वो स्थान प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। मान लीजिए एक व्यापारी रायगढ़ में स्थित है और वो कोई मटेरियल उड़ीसा के किसी व्यापारी को बेचता है। माल को बेचने के लिए उसने किसी ट्रांसपोर्टर को मटेरियल हैंडओवर किया, ट्रांसपोर्टर ने मटेरियल की डिलीवरी उस व्यापारी को उड़ीसा में जाके की, तो माल का मूवमेंट ब्रेक हुआ उड़ीसा में, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के व्यापारी ने उड़ीसा मटेरियल बेचा है, तो इन दैट केस ये ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट सप्लाई में कवर होगा और वहाँ पे IGST चार्ज करनी होगी, वहाँ पे CGST SGST चार्ज नहीं होगा। ये अंतर्राज्यीय दिखता है, इसे हम सामान्य परिभाषा में आज भी ऐसा ही देखते हैं। जहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट मटेरियल मूव हो रहा है वहाँ पे हम आज भी CST लगाते हैं, आगे हमें IGST लगाना है। दूसरा नियम है, जहाँ पे रेसिपेंट बायर के डायरेक्शन पे सप्लायर मटेरियल उसके किसी एजेंट को या किसी अन्य व्यक्ति को, उसके बताए गए किसी अन्य व्यक्ति को डिलीवर करता है, तो इन दैट केस बिल टू शिप टू का जो कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे बिलिंग पर्सन कोई दूसरा बंदा है और शिपिंग पर्सन जहाँ पे मटेरियल की डिलीवरी हो रही है उसके डायरेक्शन पे किसी थर्ड पर्सन को डिलीवरी हो रही है, तो इन दैट केस सप्लायर जिसको बिलिंग कर रहा है, जो उसके लिए बायर है, एक्चुअल बायर है, उसका जो बिलिंग एड्रेस है उस एड्रेस के अनुसार से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड होगी। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के व्यापारी को उड़ीसा के एक व्यापारी ने मटेरियल परचेस करने के लिए ऑर्डर दिया और उसने कंडीशन ये रखी कि ये मटेरियल आप छत्तीसगढ़ में ही उसके बताए गए किसी दूसरे व्यापारी को आप उसको डिलीवर कर दीजिए। तो यहाँ पे मटेरियल का मूवमेंट जो हो रहा है वो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो रहा है, सप्लायर छत्तीसगढ़ का है,
छत्तीसगढ़ के सप्लायर से जो मटेरियल परचेस कर रहा है, जो उसे परचेस ऑर्डर रेज कर रहा है, जिसको वो मटेरियल बिल कर रहा है, वो उड़ीसा का व्यक्ति है। तो यहाँ पे चूंकि उड़ीसा का जो बिजनेसमैन है उसका बिलिंग एड्रेस उड़ीसा का है, बिल टू की जो पार्टी है वो उड़ीसा की है, लेकिन मटेरियल कंसाइनी के रूप में छत्तीसगढ़ में डिलीवर हो रहा है, हमें बिलिंग एड्रेस के अनुसार से हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ से चूंकि उड़ीसा सप्लायर की लोकेशन छत्तीसगढ़ हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा हो गई, तो इन दैट केस ये भी एक इंटरसेक्ट सप्लाई का उदाहरण है। यहाँ पे अगेन आईजीएसटी चार्ज होगी, न कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो बिल टू शिप टू दूसरा एग्जांपल है, दूसरा नियम है। बिल टू शिप टू के केसेस में हमें बिलिंग एड्रेस देखना है बायर का, और उसके अनुसार से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हुए हमें टैक्स चार्ज करना है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का व्यापारी को एक मटेरियल परचेस करने के लिए ऑर्डर रेस करता है, और वो चाहता है कि इस मटेरियल की डिलीवरी उसे उड़ीसा के किसी व्यक्ति को करनी है। वो ये बोलता है कि मुझे जो मटेरियल चाहिए वो आप उड़ीसा डिलीवर कर दो, लेकिन सप्लायर छत्तीसगढ़ का है और उसका बायर भी मटेरियल का छत्तीसगढ़ का है, डिलीवरी जो है वो उड़ीसा में चाहिए। तो इन दैट केस बिलिंग एड्रेस जो हो गया वो छत्तीसगढ़ का हो गया, कंसाइनी जो है वो उड़ीसा का हो गया। तो चूंकि यहाँ पे बिलिंग एड्रेस छत्तीसगढ़ का है, तो यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन को विद इन स्टेट का ट्रांजेक्शन मानेंगे। इस पर हमें जो टैक्स चार्ज करना है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है, ना कि आईजीएसटी। तो इस प्रकार से बिलिंग एड्रेस जिसको मटेरियल बिलिंग किया जा रहा है उसके एड्रेस के अनुसार से हमें यहाँ पे सप्लाई डिटरमाइन करनी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, और उसके अनुसार से सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी दोनों में से कोई एक, सीजीएसटी एसजीएसटी के अलावा आईजीएसटी कोई हमें चार्ज करना है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा नियम है जहाँ पे मटेरियल या गुड्स हमें इंस्टॉल करके देनी होती है, जैसे लिफ्ट या सेट ऑफ बॉक्स बोल सकते हैं हम, या किसी इसी प्रकार की अन्य कोई चीज़ जहाँ पे इंस्टॉलेशन करके गुड्स डिलीवर करना है। तो इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी गुड्स, जहाँ भी हम उस गुड्स को इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्लेस जो है वो प्लेस लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और उसके अनुसार से एसजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी चार्ज होगा। चौथा नियम है जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं है, जहां पे एक सप्लायर के पास कोई बायर आता है और वो बोलता है कि मेरे को डिलीवरी आप मटेरियल की यहीं दे दीजिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं है, मटेरियल जहां है जैसा है उसी स्थिति में मटेरियल का विक्रय किया जा रहा है। तो इन दैट केस लोकेशन ऑफ द गुड्स जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और उसको अनुसार से हमें देखना है कि हमें एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज करना है कि आईजीएसटी चार्ज करना है। पांचवा नियम है जहां पे गुड्स की डिलीवरी हमें किसी कन्वेंस पे देनी है, जैसे ट्रेन पे पेंट्री कार पे जो मटेरियल सेल किया जाता है उसको उस तरीके के केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो वहाँ पे जहाँ भी उस कन्वेंस पे गुड्स को ऑन बोर्ड डिलीवर किया जाता है, जहाँ से उस कन्वेंस पे मटेरियल को लाया जाता है, बोर्ड उसका जो बोर्डिंग प्लेस होता है वो स्थान जो है वो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और उसके अनुसार से सप्लायर डिटरमाइन करेगा उसे एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज करना है कि आईजीएसटी चार्ज करना है। तो ये नियम हो गए गुड्स के केसेस में। सर्विसेज के लिए क्या नियम होंगे? सर्विसेज में मेन दो गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल है कि यदि हम सप्लायर जो है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ऐसी स्थिति में जिस रजिस्टर्ड पर्सन को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। यदि सप्लायर सर्विस के केस में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके पास उसके रिकॉर्ड में, सप्लायर के रिकॉर्ड में जो एड्रेस होगा उसके रेसिपेंट का जिसको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो एड्रेस हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। इन दो नियम के अलावा कुछ एक्सेप्शनल नियम भी बनाए गए हैं। ऐसी सर्विसेज जो किसी न किसी इमोरल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, इसमें कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जिसमें जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, तो ऐसी स्थिति में वो इमोरल प्रॉपर्टी जिस पर बेस्ड वो सर्विसेज है उसकी लोकेशन ये मानी जाएगी कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। जैसे कोई होटल लॉजिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके पास कोई दिल्ली का व्यक्ति आकर के वहाँ पर रुकता है, क्योंकि दिल्ली का जो व्यक्ति है उसने रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली पे ले रखा है, बिलिंग एड्रेस दिल्ली का वो बता रहा है, लेकिन होटल के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उस होटल की लोकेशन मानी जाएगी और उसके अनुसार से उसे एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करना होगा, ना कि आईजीएसटी। तो इमोरल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड जितनी भी सर्विसेज हैं, इसमें नोटिफाइड सर्विसेज हैं, वहाँ पे हम इमोरल प्रॉपर्टी के लोकेशन के अनुसार से प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे।
कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज बताई गई हैं। तो ऐसी स्थिति में परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में जहाँ पे वो सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है जिस इवेंट पे, उस लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना गया। तो इस प्रकार से हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करके SGST, CGST, IGST चार्ज करेंगे। अब हम आते हैं कि किन व्यक्तियों को पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, या किन व्यक्तियों को GST रेजिम में पंजीयन कराना होगा और GST के सारे नियमों का पालन करना होगा। पंजीयन के संबंध में ये बताया गया है कि एक व्यापारी का, एक बिजनेसमैन का ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे यदि एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है तो ऐसी स्थिति में उसे किसी भी प्रकार का पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा GST रेजिम में, और GST के सारे प्रावधान उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। ये 20 लाख की जो लिमिट देखनी है ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे देखनी है, एक पैन के अगेंस्ट में देखनी है। एक पैन पे उसके जितने भी व्यापार हैं, जितनी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की रिसिप्ट है, उसके आधार पे हमें इस 20 लाख रुपए को डिसाइड करना है। इस एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, दोनों प्रकार की सप्लाई को हम काउंट करते हुए उसका टर्नओवर डिटरमाइन करेंगे और उसके अनुसार से ये डिसाइड करेंगे कि उस व्यक्ति का टर्नओवर 20 लाख है कि नहीं, और यदि उसका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से कम है तो उसे पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके ऊपर GST के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसमें हम ऐसा समझते हैं कि यदि कोई व्यापारी छत्तीसगढ़ में व्यापार कर रहा है, वहाँ पे उसका टर्नओवर 8 लाख रुपए है। इसके अलावा उड़ीसा में भी व्यापार कर रहा है, वहाँ भी टर्नओवर उसका 8 लाख रुपए है। महाराष्ट्र में भी व्यापार करता है, वहाँ भी टर्नओवर उसका 8 लाख रुपए है। तो पहले क्या होता था, वैट के लिए अलग अलग स्टेट के अलग अलग वैट लॉस थे, वहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई थी टर्नओवर की। हो सकता है मान लीजिए तीनों जगह वहाँ पे 10-10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई थी। तो ऐसे व्यापारी जिनका उस पर्टिकुलर स्टेट में टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम है, उन्हें पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती थी। तो हो सकता है कि वो तीनों जगह बिना पंजीयन कराए भी अपंजीयत रहते हुए व्यापार कर सकता था। अब हमें तीनों स्टेट का टर्नओवर का एग्रीगेशन करना है। वो अगर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है, जैसे यहाँ पे 24 लाख रुपए हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे पंजीयन कराना होगा। और एक बार यदि उसने पंजीयन करा लिया तो उसके ऊपर पंजीयन कराने के बाद GST के सारे प्रावधान लागू होंगे और उसके अनुसार से उसे जो भी टैक्स पेमेंट करना है या GST के रूल्स का कंप्लायंस उसे करना होगा। एक ऐसा व्यापारी जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, वो चाहे तो वॉलंटरी नंबर ले सकता है। यदि उसने एक बार वॉलंटरी नंबर ले लिया तो उसके बाद उस GST के सारे प्रावधान उसके ऊपर लागू होंगे और उसे GST के अंतर्गत रिटर्न्स का कंप्लायंस और टैक्स का पेमेंट सारे प्रावधानों के अनुसार से करना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः करमुक्त माल में व्यवसाय कर रहा है, ऐसा माल जिस पर उसे GST की लायबिलिटी नहीं आती है, पूर्णतः करमुक्त है, या किसी ऐसी सेवा में इन्वॉल्व है जो पूर्णतः करमुक्त है, तो उसका टर्नओवर कितना भी क्यों ना हो, उसे किसी भी प्रकार का पंजीयन की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है और उसे GST की कोई लायबिलिटी वहाँ पे नहीं आती है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चरिस्ट, किसान जो खेती कार्य में लगे हुए हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, वो भी GST के अंतर्गत उनकी कोई लायबिलिटी नहीं आती है, उन्हें GST के अंतर्गत पंजीयन कराना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो GST का पंजीयन नहीं कराएं। इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां लॉ में बताई गई है जहां पे टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम क्यों ना हो, फिर भी एक बिजनेसमैन को GST में पंजीयन कराना होगा और GST के प्रावधानों का पालन करना होगा। इनमें से कुछ परिस्थितियां इस प्रकार हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन जो इंटरस्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व है, माल की या सेवा की अंतर्राज्यीय विक्रय करता है, माल की अंतर्राज्यीय सप्लाई करता है, तो इन दैट केस उसका टर्नओवर भले ही 20 लाख रुपए से कम क्यों ना हो, उसे पंजीयन कराना होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक व्यापारी जिसका टर्नओवर 8 लाख रुपए है और वो अंतर्राज्यीय विक्रय में इन्वॉल्व है, वो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा माल का विक्रय करता है। तो जैसे ही वो छत्तीसगढ़ से उड़ीसा माल का विक्रय करता है, इंटरस्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व होता है, उसे 30 दिन के अंदर अपना पंजीयन कराना होगा और GST के सारे प्रावधानों का पालन करना होगा। GST में इसके अलावा कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं जिसपे रेसिपेंट को, उस माल को पाने वाला या सेवा को पाने वाले व्यक्ति को कर अदा करना है। तो ऐसी स्थितियां जहां पे रिवर्स चार्ज यानी माल या सेवा को पाने वाले को, रेसिपेंट को टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी जहां पे बताई गई है, ऐसे व्यक्ति को भी उसका अगर टर्नओवर 20 लाख से कम है, उसके पश्चात भी उसे पंजीयन कराना होगा और GST के प्रावधानों का पालन करना होगा। टैक्सेबल पर्सन, इसको एक्ट में नोटिफाइड किया गया है, डिफाइन किया गया है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केसेस में भी पंजीयन कराना होगा।
इसके अलावा यदि एक टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ में यदि कोई एजेंट कोई किसी मटेरियल की सप्लाई में इन्वॉल्व होता है तो उसे भी पंजीयन कराना होगा। अब हम आते हैं कि एक व्यापारी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कहाँ कहाँ पर बनेगी जीएसटी रेजिम में, उसे कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेजेस पे कर की अदायगी करनी है। जनरली ये बात तो हमको सबको समझ में आ रही है कि जहाँ भी गुड्स या सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज हम सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी आउटपुट टैक्स बन रहा है वो हमें पेमेंट करना है। तो जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हम आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जो भी आउटवर्ड लायबिलिटी बन रही है वो हमें टैक्स पे करना है। इसके अलावा कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं जहाँ पे रेसिपेंट को, सर्विसेज रेसिपेंट को या गुड्स के रेसिपेंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करना है। ये एक स्पेशल प्रोविज़न है। अभी वर्तमान में सर्विस टैक्स में इस प्रकार के कुछ प्रोविज़न दिए हुए हैं, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जीएसटी रेजिम में अडॉप्ट किया गया है, जहाँ पे नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज जो एक्ट में नोटिफाइड की गई हैं उसके रेसिपेंट को उन गुड्स या सर्विसेज को रिसीव करते ही उस पर टैक्स देना है। इसमें मेजरली जो सर्विसेज कवर हो रही हैं वो 3 प्रकार की सर्विसेज हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। पहला है जीटीए सर्विस। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो लायबिलिटी बन रही है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली लायबिलिटी यहाँ पे दी हुई है जीटीए के केसेस में। यदि कोई बिजनेसमैन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट को ट्रांसपोर्ट चार्जेस का पेमेंट करता है तो इसके ऊपर जो भी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी वो ट्रांसपोर्टर को न पे करके सर्विस रेसिपेंट को, उस बिजनेसमैन को जिसने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रिसीव कर रहा है, उसे यहाँ पे करनी है। दूसरी लायबिलिटी बनती है एडवोकेट्स के द्वारा दी गई सेवाएं। एडवोकेट बिजनेस इंटाइटी को, बिजनेसमैन को जो भी सेवाएं देता है उसका जो बिल बनेगा उस बिल के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बिजनेसमैन को पे करनी है, व्यापारी को पे करनी है। एडवोकेट को किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं आती, वो पे नहीं करेगा। तीसरी सर्विस इसमें कैटेगरी कवर होती है गवर्नमेंट से प्राप्त की गई सेवाएं। यदि गवर्नमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द बिजनेस इंटाइटी एक्सेप्ट 4 काइंड्स ऑफ सर्विसेज, 4 सर्विसेज को छोड़ करके, तो उन सब गवर्नमेंट से ली गई सर्विसेज के ऊपर टैक्स बिजनेसमैन को देना है, उस व्यक्ति को देना है जिसने सर्विसेज रिसीव की, न कि गवर्नमेंट को। 4 सर्विसेज जिस पे गवर्नमेंट के द्वारा ली गई सर्विसेज पर लायबिलिटी व्यापारी की नहीं बनती है उसमें है इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट। यदि गवर्नमेंट के द्वारा किसी अचल संपत्ति का किराया लिया जाता है तो उस किराए पे टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा ही पे किया जाना है, उस पर आरसीएम में लायबिलिटी नहीं बनती है। दूसरा है पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं, उस पर पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवा के ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। तीसरा है एयरपोर्ट या एयरलाइंस या वेसल के लिए दी गई गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सेवाएं, इस पे भी रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी यहाँ पर नहीं बनेगी। चौथी सर्विस है जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा माल या पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्ड्स में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वहाँ पर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली ये 3 सर्विसेज हैं जिस पे सामान्यतः एक व्यापारी की रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी बनेगी। वैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत 12 प्रकार की सेवाओं को नोटिफाइड किया गया है, लेकिन मुख्यतः ये 3 ज़्यादातर केसेस में एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा जीएसटी रेजिम में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि एक रजिस्टर्ड व्यापारी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स या सेवाएं रिसिप्ट करता है, गुड्स या सेवाएं लेता है, तो उस स्थिति में भी उस अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली गई गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन को पे करनी है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा है उसे पे करना है। ये बहुत बड़ी लेवी है। इसके अंतर्गत व्यापारी के द्वारा जितने भी किए गए उसके बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बिजनेस परचेसेस है, जहाँ भी वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से उसे ले रहा है, रिसीव कर रहा है, उन सब पर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। चौथी लायबिलिटी जो बनती है, अभी तक जब तक हम माल का विक्रय नहीं करते थे हमारी किसी प्रकार की कोई वैट लायबिलिटी नहीं बनती थी। जब तक मटेरियल का सेल बिल हम इशू नहीं कर रहे हैं, मटेरियल सेल नहीं कर रहे हैं, तब तक किसी प्रकार की वैट में या सीएसटी के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं बनती थी। सर्विसेज के केस में जरूर कुछ एडवांसेस के ऊपर एडवांस लेते ही लायबिलिटी बन जाती थी, पर मटेरियल सेल के केस में जब तक मटेरियल सेल नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार की कोई टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं होती थी। जीएसटी रेजिम में ये प्रावधान किया गया है
कि जैसे ही एडवांस रिसीव किया जाता है किसी भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट में, तो एडवांस लेते ही के साथ आपकी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। जिस महीने आपने ये एडवांस प्राप्त किया उस माह समाप्ति से अगले महीने की 20 तारीख तक आपको उस एडवांस के ऊपर जो भी टैक्स बनता है उस आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का, उसे आपको पे करना होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 18% कर योग्य माल के सप्लाई के लिए सप्लाई 20 लाख रुपए में तय की और 5 लाख रुपए एडवांस दिया। तो जैसे ही उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए का एडवांस मिला, माह समाप्ति के पश्चात 20 तारीख तक उस 5 लाख रुपए के ऊपर 18% के अनुसार से एडवांस के ऊपर टैक्स यहाँ पे करना होगा। एडवांस के ऊपर टैक्स पेमेंट करने के पश्चात जब बाद में व्यापारी के द्वारा मटेरियल बिल किया जाएगा, तो जो डिफरेंस वैल्यू है, जितने का उसने एडवांस पर टैक्स सरकार को दे दिया, उसकी जो डिफरेंस वैल्यू है शेष पर उसे टैक्स पे करना होगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की लायबिलिटी एक व्यापारी की बनती है। जो मटेरियल वो सेल कर रहा है या जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसकी आउटवर्ड लायबिलिटी, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज के अंतर्गत लायबिलिटी, तीसरा अनरजिस्टर्ड डीलर से ली गई सेवाएं और उसके माल के क्रय पर आरसीएम के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी, एडवांसेस जो उसने अगेंस्ट द टैक्सेबल सप्लाई रिसीव की उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी। तो 4 प्रकार की लायबिलिटी एक व्यापारी की हर महीने उसे अपने विवरणी में प्रदर्शित करनी होगी। 4 प्रकार की लायबिलिटी के ऊपर उसकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। इसके अगेंस्ट में व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। एक बिजनेसमैन को, एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को जो भी गुड्स और सर्विसेज वो रजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव कर रहा है, जो उसकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई से संबंधित है, जिसमें जीरो रेट टैक्स सप्लाई, जीरो रेट टैक्स सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट के केस में जहां कोई टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी नहीं बनती, या एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डीलर्स को सप्लाई करने के लिए, एसीजेड डेवलपर्स को अगर उसने सप्लाई किया है तो उसे हम जीरो रेट टैक्स सप्लाई मानते हैं। तो जितनी भी प्रकार की उसकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई से संबंधित एवं जीरो रेटेड सप्लाई से संबंधित जितनी भी रजिस्टर्ड पर्सन से ली गई सेवाएं या माल का क्रय है, उस पर जो उसने टैक्स पेमेंट किया, जीएसटी पेमेंट की, उन सब के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता वो रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे रखता है, उसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता उसी गुड्स और सर्विसेज पर प्राप्त होगी जो व्यापार के लिए है। व्यापार के लिए मतलब या तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस से संबंधित है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से संबंधित है। व्यापार के लिए है, व्यापार की समृद्धि के लिए। इस प्रकार के खर्चे, इस प्रकार की माल की क्रय, इस प्रकार की सर्विस या सेवाएं जो व्यापार से संबंधित है, व्यापार के लिए है, व्यापार की समृद्धि के लिए है, उन सब परचेजेस और सर्विसेज के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता व्यापारी रखता है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन रखता है, और वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा। इसमें कुछ नोटिफाइड कुछ डिवाइड आइटम्स हैं जो धारा 17(5) में बताए गए हैं, जिसपे जिन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता व्यवसायी को नहीं रहेगी, उसको छोड़ करके बाकी व्यापार में लगने वाले समस्त खर्चे, समस्त प्रकार की क्रय जो व्यापार से संबंधित है, जिस पे जीएसटी का पेमेंट किया गया है प्रीवियस स्टेज में, या तो एसजीएसटी सीजीएसटी के रूप में या आईजीएसटी के रूप में, उन सभी के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता व्यापारी को रहेगी और उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी के अगेंस्ट में ले सकता है। उसे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पूर्णतः मिल जाएगा, उस कर की मुजराई उसे मिल जाएगी। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जो लायबिलिटी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की, इसका भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करके नहीं किया जा सकता। इसका भुगतान नगद के द्वारा या चालान, चेक के माध्यम से चालान पेमेंट करके ही किया जा सकेगा। इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज व्यवसाय नहीं कर पाएगा। रिवर्स चार्ज में भी इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर व्यवसाय के द्वारा जो टैक्स पेमेंट किया, यदि वो एडमिसिबल आईटीसी क्रेडिट के अंतर्गत आता है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में अगर डिवाइड आइटम्स में वो नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज कवर नहीं होते हैं, तो उसका भी 100% क्रेडिट व्यवसायी यहाँ पर ले सकता है। तो इस प्रकार से रिवर्स चार्ज में भी जो कर पे किया गया उसका कोई उसे नुकसान नहीं होगा। एक बार के लिए हम यह कर पे कर रहे हैं आईटीसी चेन में उस गुड्स या सर्विसेज को लाने के लिए, और फिर व्यवसायी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा।
जीएसटी से संबंधित अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैतन्य नगर में एडवोकेट संदीप अग्रवाल जी से संपर्क कर सकते हैं HDFC बैंक के ऊपर में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारा स्पीड न्यूज़ के नाम से जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को जीएसटी के बारे में समझाएं और इसे शेयर भी करें। व्यापारियों में जो भ्रांतियां हैं और व्यापारी जो जीएसटी से डरे हुए हैं, डरने की आवश्यकता इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर के जो व्यापारी हैं उन लोगों के लिए ये जहर के समान है। अगर आप 1 नंबर का बिजनेस कर रहे हैं, 1 नंबर का व्यापार कर रहे हैं, तो इससे आपको डरने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं।